हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग कॉमर्स विनर विद गौरव वर्मा। अगर आप अच्छा कुछ देख रहे हैं तो कॉमर्स विनर देख रहे हैं। बेटा, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया चैप्टर जिसे हम स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज योर चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चलो बेटा, चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमें क्या पढ़ना है? बिजनेस सर्विसेज। क्या पढ़ना है? बिजनेस सर्विसेज। तो पहला बेटा हम बिजनेस के बारे में जानेंगे और देन उसके बाद सर्विसेज के बारे में जानेंगे। ठीक है, बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस दो तरह के हो सकते हैं। या तो ट्रेड करें आप, क्या करें? ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है आपने कोई चीज परचेज करी एंड उसे मार्केट में क्या कर दी? सेल। क्लियर है ये बातें? दूसरा है यहां पर मैन्युफैक्चरिंग। क्या है ये? मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या करना है यहां पर? मैन्युफैक्चरिंग में क्या करेंगे? या तो आप रॉ मेटेरियल परचेज करोगे। क्या करोगे? रॉ मेटेरियल परचेज, देन उसको कन्वर्ट करोगे किस में? फिनिश गुड्स में। क्या करोगे? कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड्स और मार्केट में फिर क्या करोगे? सेल। ठीक, या तो आप खरीद कर बेचने वाला बिजनेस करोगे या बनाने वाला बिजनेस करोगे। तो इस तरह के जो बिजनेसेस होते हैं वो बिजनेस होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है। वो टाइप्स क्या हो गया आपका? बिजनेस। ठीक है, फिर बात आती है सर्विसेज की। बेटा, सर्विसेज का मतलब होता है कि हम यहां पर जो है कोई भी गुड्स सोल्ड नहीं कर रहे, यहां हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सर्विसेज। जैसे एक ट्रांसपोर्ट कंपनीज होती है तो वो क्या प्रोवाइड करती है? केवल अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? सर्विसेज। ठीक है, जैसे कि सिनेमा घर्स होते हैं वो भी क्या प्रोवाइड करती है? अपनी सर्विसेज करती है, क्योंकि वो भी क्या कर रही है? सर्विस दे रही है। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट जो होता है या जिस तरह के भी लोग कोई गुड्स सोल्ड नहीं करते हैं, बस क्या कर रहे हैं? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम सर्विसेज। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये मैं क्या कोई गुड्स सोल्ड कर रहा हूं? नहीं, दिस इज ऑल्सो सर्विसेज। चलो जरा इसके बाद पढ़ते हैं, जरा हम कुछ आगे की तरफ पढ़ते हैं, कुछ यूनिक बातें पढ़ते हैं। हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज। चलो आज देख लेते हैं जरा। क्या क्या नेचर्स होते हैं? पहला नेचर मैं आपको बता देता हूं। इनकंसिस्टेंसी, इन्वेंट्री लॉस, इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो जरा इसकी बातें पढ़ने वाले हैं हम, कुछ अच्छी तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहला है आपकी इंटेंजिबिलिटी। क्या बेटा? इंटेंजिबिलिटी। ये क्या कहती है? कैन नॉट बी सीन, टच और स्मेल, just can only be felt, yet their benefit can be availed for easy treatment by doctor। जैसे बिजनेस का मतलब में हम नेचर ऑफ बिजनेस पढ़ने वाले हैं, ये लिखा हुआ है इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी का मतलब होता है ना जिसको हम देख सकते हैं, ना हम उसको छू सकते हैं, ना उसको हम महसूस करते हैं। ठीक है, जिसको हम ना देख सकते हैं और ना ही जिसको हम छू सकते हैं, उसे बोला जाता है इंटेंजिबिलिटी। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसके अंदर बातें करते हैं
कि जैसे डॉक्टर ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी गई है, तो देखो डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट है क्या आपको दिख रहा है, क्या आप उसे छू सकते हो? नहीं, लेकिन उसके ट्रीटमेंट से आप जो है सही हो जाते हो। तो दिस इज द नेचर ऑफ बिजनेस सर्विस, यानी कि इनटेंजिबिलिटी। क्लियर? दूसरा है इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है स्थिरता, यानी कि कोई भी वर्क जो कंटिन्यूटी में हो रहा है। लेकिन यहां इनकंसिस्टेंसी है, डिफरेंट कस्टमर हैव डिफरेंट डिमांड एंड एक्सेप्शंस। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि जब हम बिजनेस ओपन करते हैं तो हर तरह का बिजनेस, जैसे मेरी कोई शॉप है उस पर हर तरह का कस्टमर आएगा। किसी की रिक्वायरमेंट कुछ अलग होगी, किसी की नीड्स कुछ अलग होगी, किसी की डिमांड कुछ और होगी। तो बिजनेस सर्विसेज के अंदर जो है इनकंसिस्टेंसी मेंटेन होती रहती है। क्यों? क्योंकि कस्टमर की एज पर फैशन की रिक्वायरमेंट के बेस पर अपनी डिमांडें चेंज होती रहती है। तो जब ऐसी सिचुएशंस होती है तो बेटा उसे बोलते हैं हम क्या? इनकंसिस्टेंसी। थर्ड पॉइंट है आपकी सेपरेबिलिटी। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आर परफॉर्म साइमल्टेनियसली। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये तो। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आर परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, सेपरेटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हर चीज जो है वो अपने आप में अलग होती है। सेपरेटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? हर तरफ अपनी तरफ अलग होती है। जैसे एक एग्जांपल की तरफ दे, बैंक में हमने एटीएम लगा दिया, ठीक है। अब वो जो एटीएम, उसमें हम एटीएम कार्ड देंगे और पैसे ले लेंगे, तो ये क्या चीज करता है? ये हमारी जो क्लर्क जो होते हैं, हमारी जो ड्यूटीज होती है, जो कैशियर की ड्यूटी है, उसको खत्म कर देता है। यानी कि उससे अलग ये जो बिजनेस सर्विसेज जो होती है, ये हमारी सेपरेबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? सेपरेबिलिटी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है इन्वेंट्री लॉस। ठीक है, इन्वेंट्री लॉस का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री लॉस का मतलब ये होता है कि जो हम गुड्स मैन्युफैक्चर्स कर रहे हैं, जो भी हम गुड्स मैन्युफैक्चर्स कर रहे हैं और उसको हम क्या काम कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं। जैसे अब कोरोना के केस में अगर हम देख लें, हमने कोई प्रोडक्ट अपने मार्केट में बनाकर रखे थे और सोचा था कि हम उसे मार्केट में अप्रैल या मई में सेल करेंगे, जब पीक टाइम होगा हमारे प्रोडक्ट मार्केट में सेल होने का। बट ड्यू टू द कोरोना वायरस हम उसको सेल नहीं कर पाए, तो इसकी वजह से हमारा जो रखा हुआ गोदाम में जो माल जो था वो क्या हो गया? नष्ट हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। तो उसे ये क्या बोलते बेटा? इन्वेंट्री लॉसेस। ठीक है, चलो फिर देखते हैं इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या होता है? पार्टिसिपेट ऑफ कंज्यूमर इन द सर्विस डिलीवरी इज ए मस्ट। ध्यान से, पार्टिसिपेशन ऑफ द कंज्यूमर इन द सर्विस डिलीवरी इज ए मस्ट। ठीक है, तो ध्यान से ये कह रहा है इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या होता है यहां पर, कि जो कस्टमर जो होता है उसका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। जैसे हमारी कोई शॉप है, तो उस शॉप पर कस्टमर ही नहीं आएंगे तो हम उन्हें कोई भी सर्विसेज या कोई भी बेनिफिट हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये कहता है चैप्टर में क्या, कि इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है, कि कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो तो उनमें सबसे ज्यादा कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। क्योंकि कस्टमर की चॉइस से, डिमांड से ही आपको पता लगता है कि आपको बिजनेस में क्या रखना चाहिए और क्या रखना नहीं चाहिए। ये तो थी आपकी नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज। बेटा अब पढ़ने वाले हम टाइप ऑफ सर्विसेज। क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप ऑफ सर्विसेज। मैं ये नोट्स आपके ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। टाइप ऑफ सर्विसेज। पहला, सोशल सर्विसेज। तीसरा है बेटा यहां सोशल सर्विसेज का मतलब क्या होता है? जैसे हमारी क्या होती है, एनजीओ वगैरह होती है, नॉन गेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो उनका ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है बेटा? इनका ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर। क्या होता है? सोशल वेलफेयर, यानी कि समाज सेवा करना। तो अगर हम बिना अपने प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के, यानी कि हमारा उद्देश्य जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, हमारा क्या है? लोगों की भलाई करना है, यानी कि सोशल वेलफेयर करना है, समाज की सेवा करना होता है।
तो इस वाली कंडीशन में, इस वाले केस में जो होता है उसे हम सोशल वेलफेयर की बातें बोलते हैं। फिर आती है आपकी क्या, सर्विसेज, यानी कि पर्सनल सर्विसेज। ठीक है, जो बेटा ये पर्सनल सर्विसेज होती है, जैसे मैं आपको बताऊं, ये डिपेंड करती है कि कस्टमर कैसा है। जैसे रेस्टोरेंट में जो आएगा तो वो खाना खाने के लिए आएगा, ट्रेवलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे टूरिस्ट वाली तो वो घूमने के लिए ही आएगा। मेरी दुकान है टूर एंड ट्रेवलिंग की और मेरे पास कस्टमर आते हैं किस चीज के लिए, सर्विसेज पैकेज बनवाने के लिए, यानी कि टूरिज्म के पैकेज बनाने के लिए। ठीक है, टूरिस्ट के किस चीज के बेटा, टूरिस्ट के पैकेज प्रिपेयर कराने के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, तो मैं उन्हें भी तो क्या करूंगा, ऐसी ही सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। बस कुल मिला के यहाँ पर यह समझना है पर्सनल सर्विसेज में कि कस्टमर से रिलेटेड अगर कोई काम है, अगर आप ऐसा प्रोवाइड करते हो तो हम पर्सनल सर्विस बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, टूरिस्ट का केस हो गया, टूरिस्ट में जाना है तो उसे हम ट्रेवलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, फिर दूसरी क्या होगी आपकी, क्लियर है ये बातें। चलो, तीसरा है पॉइंट आपका बिजनेस सर्विसेज। सर्विसेज यूज बाय बिजनेस इंटरप्राइजेस टू कंडक्ट देयर एक्टिविटीज स्मूथली। ध्यान से, बिजनेस सर्विसेज का मतलब जो बेटा बैंक हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी हो गई, कॉल सेंटर्स हो गए। ठीक है, क्या हो गए आपके कॉल सेंटर्स, इंश्योरेंस कंपनी या बैंकिंग कंपनीज वगैरह जो हो गई, ये जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं उसे बोलते हैं बिजनेस सर्विसेज। उम्मीद रखता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक पढ़ने जा रहे हैं जिसका मतलब है बैंक। बैंक ऑक्यूपाई एन इम्पोर्टेंट पोजिशन इन द मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड। ठीक है, नो कंट्री कैन मेक कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस विदाउट ए वेल ऑर्गेनाइज बैंकिंग सिस्टम। ध्यान से, इसने क्या कह दिया, बैंक जो है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पोजीशन है किस समय में, आज के समय में। यानी कि मॉडर्न जो हम करंट सिनेरियो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बिना बैंकिंग सिस्टम के कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी इंडिविजुअल्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। उसका रीजन क्या है, उसकी सबसे बड़ी बात क्या होती है, क्योंकि हमें डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हमें कोई अपना बिजनेस डेवलप करना है तो उसके लिए अमाउंट्स की जरूरत होती है, तो ये हमें लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, हालांकि एज कंपेयर टू नॉर्मल हाउस लोन से के अगर बिजनेस लोन लेते हैं तो उसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा चार्ज होता है, बट कोई बात नहीं, उनकी अमाउंट भी तो ज्यादा होती है। क्लियर है बातें। ठीक, अब किसी को सपोज करो कोई जॉब मिल रही है, ठीक है, अपना हाउस नहीं है उसका पर्सनली, फिर भी हम ये बैंक हमें किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देता है कि किसी की जॉब की स्लिप का बेस पर ही लोन पास कर देता है। तो इस तरह की सर्विसेज भी हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, बिजनेस कोई भी डेवलप होना हो तो उसके लिए लोन सैंक्शन कर देता है। इनफैक्ट सपोज करो
किसी के पास ज्वेलरी ज्यादा होती है तो वो उससे भी बेनिफिट उठा सकता है, वो बैंक में उसको डिपॉजिट करके एज ए लोन ले सकता है, या अगर वो अब कहीं घर पे चीजें रखी रहने की वजह से डर होता है खो जाने का, तो बैंक में लॉकर की सर्विस लेकर उससे भी फैसिलिटी लेता है, जिसके लिए उसे मिनिमम चार्ज पे करना पड़ेगा। मैंने लॉकर ले लिया और मैंने सोने की चीजें उसके अंदर रख दी हैं, तो मुझे एक बात बताओ, जो सोने की चीजें मैंने उसमें अपने अंदर रख दी हैं, तो इस केस में क्या होगा, मुझे बैंक को चार्जेस देना पड़ेगा, लॉकर चार्जेस। लेकिन मुझे एक फैसिलिटीज मिल जाती है जिससे कि मैं रिस्क फैक्टर क्या हो जाता है, लगभग कम हो जाता है। क्या हो जाता है, लगभग कम, न चोरी का, न डकैती का, न खो जाने का। ये बात समझ में आती है, क्लियर है ये बातें? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो बैंकिंग जो बैंक जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बिना बैंक के कोई भी कंट्री जो है ना वो कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस नहीं कर सकती है, अगर किसी भी कंट्री में बैंकिंग सिस्टम अच्छा नहीं है। क्लियर हो गई ये बातें? तो ये तो थी हमारी बैंक की, लेकिन अब इसका मीनिंग पढ़ने वाले हैं, जो प्रॉपर मीनिंग जो होता है बैंक का। तो ध्यान से देखिए क्या कहता है मीनिंग ऑफ बैंक के बारे में अगर हम पढ़ें। ए बैंक इज ए इंस्टीट्यूशन विच डील्स इन मनी एंड क्रेडिट। ध्यान से, ये क्या काम करता है, ये डील करता है मनी में, यानी कि मनी को डिपॉजिट भी करता है, ठीक है, और ये क्रेडिट भी देता है, यानी कि उधार भी देता है। इट कलेक्ट डिपॉजिट, ये पैसा भी जमा कराता है फ्रॉम पब्लिक से, एंड सप्लायर्स जो होते हैं उनको उधार भी देता है, देयर बाय द फैसिलिटेटेड एक्सचेंज। और ये फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है, जैसे मैंने आपको बताया मैथ्यू फाइनेंस, मैंने गोल्ड डिपॉजिट कर दिया और बदले में क्या ले लिया, पैसा ले लिया एज ए लोन। तो बहुत सारी फैसिलिटीज भी हमें अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो चीजें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं उसे, बैंक। कुल मिला के एक पॉइंट याद रखना, बैंक की डेफिनेशंस में की पॉइंट्स आपके ये क्या है कि बैंक जो है वो कलेक्ट करती है डिपॉजिट किससे, पब्लिक से, और वो पैसा भी देती है किसको, क्रेडिट पर, यानी कि जो सप्लायर्स होते हैं उनको पैसा भी उधारी पर देती है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है? चलो अब इसकी टाइप्स देख लेते हैं जरा हम। फंक्शंस पढ़ लेते हैं जरा। दो तरह के फंक्शंस होते हैं, दैट इज प्राइमरी फंक्शन और एक होता है बेटा सेकेंडरी फंक्शन।
पहले से ही करते हैं बेटा, सेकेंडरी फंक्शन हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। जरा ध्यान से देख लेते हैं ये फंक्शंस जो है बैंक का, ठीक है, इसे आप कॉमर्शियल बैंक भी कह सकते हैं, ठीक, नाम ही है। प्राइमरी फंक्शंस क्या होता है? प्राइमरी का मतलब सबसे पहला फंक्शन एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। ध्यान से, प्राइमरी फंक्शंस होता है कि जो बैंक जो है वो ज्यादातर जो ओपन किए जाते हैं वो सेविंग पर्पस के लिए किए जाते हैं। होता क्या है, बैंक जो है पब्लिक से पैसा सेविंग के रूप में डिपॉजिट कर लेता है, ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो इस तरह की जो फंक्शंस प्रोवाइड करे जाते हैं वो बोला जाता है एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, ठीक। फिर कुछ कुछ आपने भी देखे हो कि पेरेंट्स, बहुत सारे के पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने अपने बच्चे के लिए एफडी करा रखी है, ठीक है, तो उसका दूसरा नाम बेटा टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं उसे, या तो फिक्स डिपॉजिट बोलो या उसे टाइम डिपॉजिट बोलो। 5 साल की, 8 साल की, 10 साल की, कि जब जब हमारा बच्चा कामयाब होगा, बड़ा होता चला जाएगा, तब हम इसको ब्रेक करवा लेंगे। ज्यादातर आपने भी देखा हो कि एफडी करा रखी है पेरेंट्सों ने, बहुत सारे पेरेंट्सों ने करा भी रखी होगी। जब आपकी पढ़ाई के लिए कोई मोटी अमाउंट चाहिए होगी स्पेंड करने के लिए, तो उस एफडी को ब्रेक करा देंगे। और साथ में अगर शादी वगैरह होती है तो उसमें भी उसको वो कंप्लीट कर सकते हैं और पैसा विड्रॉ करा सकते हैं। ऐसे फंक्शंस प्रोवाइड करता है बैंक। फिर हो गया आपका रेकरिंग डिपॉजिट अमाउंट। कभी कभी कोई स्कीम्स निकालती है कि आपने स्कीम डिसाइड करी कि भाई सर हम रोज डेली अपने बैंक में 1000 रुपये डिपॉजिट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप 1000 रुपीज जो है कंटिन्यू डिपॉजिट करते रहे। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती है उसे बोलते हैं रेकरिंग डिपॉजिट अमाउंट, यानी कि बार बार करना, ठीक। अगर हम 4 पॉइंट की बात करें, मल्टीपल ऑप्शंस डिपॉजिट अकाउंट्स। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट्स जो होते हैं, एक ऐसा अकाउंट्स होता है जिसमें हमें बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। कैसे ऑप्शंस मिल सकते हैं? जैसे सेविंग अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स भी साथ में मिल सकता है, ठीक है। इस तरह के जिसमें एक से ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती है, उस तरह के अकाउंट्स को हम मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट्स बोलते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आता है आपका लैंडिंग मनी। लैंडिंग मनी का मतलब जब हम किसी को उधार देते हैं, तो ये फंक्शन भी किसका होता है? बैंक का। यानी कि जब हम किसी को उधार पैसा दे रहे हैं तो इस तरह का जो फैसिलिटीज होती है उसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ बैंक। दूसरा होता है कैश क्रेडिट। ये कैश क्रेडिट किसको मिलता है ये देख लीजिएगा। कैश क्रेडिट ज्यादातर उन लोगों को ही दिया जाता है जिसकी मार्केट में गुडविल ज्यादा अच्छी होती है, और ये शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए मिलता है। शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए मतलब जैसे कि आपको जो है 1 साल के अंदर अंदर कोई अमाउंट चाहिएगी, तो बैंक उसे आपकी गुडविल या आपकी रेपुटेशंस को ध्यान में रखते हुए और ये देखते हुए कि क्या आप उनके एक रेगुलर कस्टमर हो या नहीं हो, तो आपको कुछ क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इस फैसिलिटीज को बोला जाता है कैश क्रेडिट। थर्ड पॉइंट आता है बेटा आपका ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ये फैसिलिटीज जो है वो करंट अकाउंट्स को प्रोवाइड करी जाती है। आप जानते हो कैश अकाउंट एक तो होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम अपना पैसा सेव करके रखते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके करंट अकाउंट होता है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती है किसको? वो अकाउंट किसका ओपन होता है? केवल बिजनेस का। और उसमें एक फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती है क्या, कि अगर बिजनेसमैन को जितना अमाउंट उसने डिपॉजिट कर रखा है उससे ज्यादा अगर अमाउंट चाहिए, तो ऐसी फैसिलिटीज को बोलते हैं हम क्या? बैंक ओवरड्राफ्ट। जैसे सपोज करो मेरे बैंक में 2 लाख रुपीज हैं, ठीक है, और मुझे जरूरत है 3 लाख रुपीज की, तो 2 लाख रुपए तो मैं वो विड्रॉ कर लूंगा जो मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट है। लेकिन 1 लाख रुपीज जो मैं फैसिलिटीज लूंगा किससे? अपने बैंक से, तो वो 1 लाख रुपीज की जो फैसिलिटीज है विच इज नोन एज, क्या बोला जाएगा उसको बोला जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। वैसे तो बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज में आगे चल के चैप्टर आने वाला है, आपको मैं आपको बता दूं ये आगे चल के क्या आने वाला है, चैप्टर आने वाला है बिल ऑफ एक्सचेंज का, ठीक है। जरा इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। चलो ये हो गया आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या हो गया ये? बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है ये बातें? चलो अब जरा इसे ध्यान से देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को।
ये ऐसा होता है, ये जैसे आपकी एक शॉप है, क्या है ये आपकी शॉप, ये मिस्टर एक्स है और ये क्या है मिस्टर वाई है, ठीक है। ये सेलर है और ये परचेजर है, ठीक है। इसने इसको गुड सोल्ड किया तो इसको क्या देने चाहिए थे, कैश देना चाहिए था, लेकिन इसने कैश नहीं दिया। तो ये क्या करता है, राइट, ये जो सेलर है इस पे बिल लिखता है, क्या लिखता है बेटा, बिल, यानी कि बिल रिसीवेबल जिसे बोलते हैं, ये आगे चल के चैप्टर में पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर लिखा होता है और ये एक्सेप्ट करके वापस दे देता है, एक कॉपी अपने पास और एक कॉपी है अपने पास। अब इसमें लिखा होता है कि ये जो इसकी पेमेंट करेगा, वाई जो एक्स की पेमेंट करेगा वो 2 मंथ्स के बाद करेगा, कितने महीने बाद, 2 महीने बाद। अब मुझे बताओ मिस्टर एक्स को पैसे की जरूरत हो गई, नीड्स है, इसे क्या है, नीड्स, किसकी, अमाउंट की। तो अब ये बेचारा क्या करेगा, अब ये बेचारा क्या करेगा इस सिचुएशन में। तो बेटा यहां पर इसे नीड्स है, तो इस सिचुएशंस में क्या करेगा, ये जाएगा किसके पास, बैंक के पास। किसके पास जाएगा, बैंक के पास। और बैंक के पास वो जो बिल जो लिखा हुआ है, इसने जो बिल इसके ऊपर लिखा है वो किसे दे देगा, बैंक में। और बैंक जो है उसे कुछ डिस्काउंट पर, जैसे सपोज करो ये बिल था 1000 का, तो बैंक 1000 ही नहीं देगा, क्यों, क्योंकि इसे क्या बचेगा, कैसे, कि जब मेच्योरिटी डेट आएगी यानी कि 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो बैंक इससे पेमेंट लेने के लिए जाएगा, क्यों, क्योंकि बैंक के पास बिल है, बैंक के पास क्या है, बिल, जो किसने दे दिया था, मिस्टर एक्स ने दे दिया था बैंक को। तो इससे भी 1000 लेने, इससे 1000, तो क्या इसकी कोई कमाई हुई, नहीं। तो ये क्या करता है, कुछ अमाउंट डिस्काउंट पे देता है, जैसे कि सपोज करो 800 रुपीज वो किसको दे देगा, मिस्टर एक्स को पे कर देगा। किसको पे करेगा, मिस्टर एक्स को। लेकिन जब ये मेच्योरिटी पीरियड आ जाएगा 2 महीने का, तो बैंक जाएगा किसके पास, ये जाएगा मिस्टर वाई के पास, और वाई से कितने लेगा, 1000। तो यहां पर बैंक ने 200 रुपीज अर्न कर लिए। तो इस वाली जो ये जो मैंने प्रोसेस बताया इसे बोलते हैं बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इस तरह की जो फैसिलिटीज होती है वो भी बैंक प्रोवाइड करता है। तो ये इसकी थी एक तरह से जो हम देख पा रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रोसेस था, ठीक है बेटा। हम नेक्स्ट वीडियो में ये जो हमने लिखा है, वैसे तो मैं नोट सेंड कर दूंगा, जो भी प्रोसेस लिखा हुआ है इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, अच्छी तरीके से अपने ब्रेन में स्टोर करना है, स्किप नहीं करना है कंसेप्ट कुछ भी, क्योंकि हर चीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेरे हिसाब से कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट में बोल सकते हैं कि सर मुझे ये डाउट है प्लीज। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूंगा तो सबसे पहले उसमें आपका वो डाउट जो होगा उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो बेटा ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे के कंसेप्ट के साथ और चैप्टर को अपने कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू।